नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। कोरोना महामारी की जटिल स्थितियों के बीच किसानों के आंदोलन का उग्र स्वरूप दिल्ली की सीमाओं और दिल्ली में दिख रहा है। यह आंदोलन किसानों के हितों से अधिक अब राजनीतिक कुचेष्टाओं का षड्यंत्र दिखता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के जीवन को संकट में डालना और उन्हें आंदोलन के लिए उकसाना राजनीतिक विसंगति षड्यंत्र को ही उजागर कर रहा है। इसके तहत इस आंदोलन और विरोध के नाम पर अब जानलेवा हमलों की साजिश भी रची जा रही है। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर के सिसौली में शनिवार को किसानों की पंचायत को संबोधित कर वापस लौट रहे बुढ़ाना से बीजेपी विधायक उमेश मलिक के खिलाफ भाकियू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। विधायक मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए गए। पुलिस की मौजूदगी में विधायक की गाड़ी को घेर लिया और कीचड़ फेंका गया। इतना ही नहीं, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर ईंटें बरसाई। पथराव से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल रहा। वरिष्ठ अफसरों ने इस घटनाक्रम की हासिल की है। पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कही जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह विधायक को सुरक्षित कस्बे से बाहर निकाला। घटना में पुलिस कर्मियों की वर्दी समेत भाजपाई के कपड़े भी कीचड़ में सन गए हैं। विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भौरा कला थाने पहुंचकर इस मामले की तहरीर दी। इस घटना से सिसौली में भाकियू और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव के हालात हैं, जिसे देखते हुए फिलहाल पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। किसी को सूचना भी नहीं की थी। वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से यूनियन के कुछ लोगों ने वहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक लगातार नारे लगाते रहे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद अंदर ही उसी घर में घुस के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तमंचे लगा दिए, गोलियां चला दी। जितनी हद पार कर सकते थे उतनी की। मैं जैसे ही पुलिस वालों के सहयोग से गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के चारों तरफ काला पेंट डाल के बिल्कुल गाड़ी को अंधा कर दिया और ना मैं कूद पाया। चारों तरफ ट्रैक्टर, ट्रॉली, आपके मोटरसाइकिल, बुग्गी चारों तरफ से लगा के रास्ते ब्लॉक कर रखे थे और गाड़ी पे भी तमंचे से वार कर करके गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। काफ़ी लोग थे। मैं गांव के लोगों से चेहरे से ज़्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन यूनियन के लोग थे और लगातार राकेश टिकैत के जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री और योगी जी और संजीव बालियान और मेरे लगातार मुर्दाबाद के नारे लगातार 1 घंटे तक वो लगाते रहे। मेरे 2 हमारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र मुखिया और वहाँ के सभासद नामित सहदेव, मेरा गनर कपिल, दीपक और मेरा सहायक एक धर्मेंद्र, 4 लोग ओमेंद्र मुखिया की तरफ से जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और सहदेव भाई की तरफ से तहरीर दी जा रही है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने इतनी बुरी तरह गुंडागर्दी की है, कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के सिसौली के हजारों लोग यहाँ खड़े हैं। सब लोगों को पलायन करने वाली स्थिति है। क्षेत्र में एक तरफा गुंडागर्दी करने का, अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास चल रहा है और सिसौली गांव के ही खुद लोग यहाँ उपस्थित हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की हुड़दंगबाजी हम अपने मेहमान को भी नहीं अपने घर बुला सकते, तो हमें तो गांव से पलायन करना पड़ेगा। सारे लोग यहीं। तो मुजफ्फरनगर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी भौरा कला थाना पहुंच गए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सिसौली में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। उमेश मलिक पर सिसौली में हमला हुआ है। हमारे 2 कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है। पूरी तरह से जानलेवा हमला नहीं हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता किसी को। जिन लोगों ने किया है उन पर सख्त कार्रवाई हो, जेल भेजे जाएं, जिससे आगे कोई इस तरह की हरकत न करे। कानून का राज हो, कोई पक्ष में हो विपक्ष में, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि इस तरह से जानलेवा हमला करे। यहाँ यही किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराया गया है और जो दोषी हैं, जो इस मार पिटाई में जानलेवा हमले में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई। मंत्री, जिस तरह से यूनियन के कुछ नेता पहले ही कह रहे थे कि गांव में घुसेंगे तो कुछ होगा, क्या पहले से प्लानिंग है, तैयारी थी कुछ? हाँ, तैयारी थी। जो लोग हैं उन्होंने तैयारी करके इस तरह की हरकत
तो यूपी के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी विधायक का विरोध किया गया। और आप भाकियू कार्यकर्ताओं को इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश यहां पर की गई है। और इसके अलावा पुलिस कर्मियों के कपड़े तक जो है इस समय कालिक से संधे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। अब सवाल यहाँ पर यह है, जब कानून की व्यवस्था है तो फिर इस तरह का उन्माद क्यों मचाया जा रहा है भाकियों कार्यकर्ताओं की तरफ से? जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आप बात कहते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी के विधायक, कार्यकर्ता या नेता कहीं पर पहुंचते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, जो कि सरासर गलत है। कानून के नाम पर इस तरह की हरकतें कहीं से भी जायज नहीं हो सकती। विरोध प्रदर्शन का आपको हक दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की हरकतों पर उतर आए कि जानलेवा हमला किसी पर किया जाए। फेंकी कालिक, फिर जमकर पथराव, विधायक ने भागकर बचाई जान। जी हाँ, ये तस्वीरें आज हमने देखी हैं यूपी के मुजफ्फरनगर से। अगर आप सरकार की नीतियों के पक्ष में नहीं है तो इन नीतियों के खिलाफ जाने का आपको पूरी तरीके से अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की हरकतों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। यूपी के मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ वो कहीं से भी स्वीकार के लिए नहीं था। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों का हम यहाँ आपसे परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मास्टर स्वराज सिंह जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। स्वराज जी, सीधा सा मेरा सवाल है, आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ये दावा करते हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो कुछ और ही बता रही हैं। आपके दावे से उलट ये तस्वीरें हैं। स्वराज जी। नहीं, पहली बात तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। देश लोकतंत्र से चलता है, हमारा देश लोकतंत्र का देश है, कोई तानाशाही देश नहीं है। लेकिन जो राजनीति में रहते हैं, हम तो अब से नहीं बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कितनी बार बड़े बड़े नेताओं को ऐसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। केजरीवाल जी को भी देखा होगा, कई बार स्याही फेंकी गई, टमाटर फेंके गए। कई बार जब राजनेता वोट के समय पर जिन क्षेत्रों में जाके वोट मांगते हैं, तो जब वो क्षेत्र में विकास नहीं करते हैं, वोट लेके सो जाते हैं और दोबारा अपने चुनावी क्षेत्र में जाते हैं, तो गुस्साई पब्लिक कई बार पथराव भी कर देती है। ये राजनेताओं का इस ऐसे सिस्टमों का चोली दामन का असर साथ है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है कि अब 9 महीने हो गए, 600 के लगभग किसान शहीद हो गए, वो इस मामले को निपटा नहीं रहे हैं, गहनता से इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने हुए हैं। जैसे रावण को कई बार कुंभकर्ण ने, विभीषण ने आदि ने समझाया था, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया था। और धृतराष्ट्र को भी कई बार भीष्म पितामह ने, विदुर जी ने समझाया था, धृतराष्ट्र की भी समझ में नहीं आया था। पूरे कौरव कुल का नाश हो गया, पूरी लंका नगरी का नाश हो गया। ये इतने बड़े अहंकार में सरकार आ गई है, और इनको पता होना चाहिए कि अहंकार का और राम का बैर होता है। भगवान श्री राम ने कभी अहंकार को नहीं जीने दिया, हमेशा अहंकार को तोड़ा है। ये पार्टी हमेशा जय श्री राम के नारे लगाती है, और जब भगवान श्री राम का अहंकार का जब बैर है तो ये अहंकार क्यों करती है? अरे भाई, किसानों ने इनको वोट दे करके सत्ता तक पहुंचाया है, तो किसानों की बातों की समस्याओं का हल ये क्यों नहीं कर रहे, मेरी समझ में नहीं आता। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, रावण और इस तरह के अब धृतराष्ट्र जैसे नामों की संख्या आपको दी जा रही है, उपाधि यहाँ पर आपको दी जा रही है, क्यों नहीं सुन रहे? और एक बड़ी बात यहाँ पर स्वराज जी ने कही है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं चोली दामन का साथ है, यानी कि राजनेताओं को कभी ना कभी अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं से दो चार होना ही पड़ता है। देवेंद्र प्रमुख जी। देखिए पल्लवी जी, जिस तरह से आज किसौली मुजफ्फरनगर का वो गांव है, वो चर्चित गांव है, जो किसानों के नाम से जाना जाता है, उसमें इस तरह से जो घटना घटी है, इससे ज्यादा दुखद हो नहीं सकता। और मास्टर जी तो हमेशा बस बात करते हैं, मैं तो उनका हमेशा पक्षधर भी रहा हूँ, कई डिबेट्स में कई चीज उनके मेरे विचार भी मिले हैं। लेकिन लोकतंत्र का अपना एक खूबसूरत का जो मामला बना और बचा है, पूरी दुनिया में भारत की मिसाल दी जाती है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, और इतना खूबसूरत लोकतंत्र है
उसकी जो है सब जगह चर्चा होती है। और जिस तरह से आज ये घटना घटी है वो किसान की हो ही नहीं सकती, किसान वैसा काम कर ही नहीं सकते। मैं फिर आज उस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो लाल किला में हुआ, जिस तरह से पुलिस के उन जवानों पर हमला हुआ जो किसान के बच्चे थे, जिस तरह वहां जो सैनिक लगे हुए थे उस समय सुरक्षा में लाल किला की में उनके साथ हुआ, उनको गड्ढे में डाला गया, 100 आदमियों को घायल किया गया, जानकर लट बजाया गया, उनके साथ बदतमीजियां की गई और यहाँ तक कि बलात्कार भी हुए और यहाँ तक कि मर्डर भी हुए। आज कहीं ना कहीं इंगित होता है कि धरना पूरी तरह कैप्चर हो चुका है और कहीं ना कहीं क्राइम की बू, जिसको सरकार को डर था, जिसमें लोकतंत्र को खतरा था, वो कहीं ना कहीं आज दिखाई देने लगा। क्योंकि किसाना गांव कोई छोटा गांव नहीं है, एक चर्चित गांव है किसान के नाम से। और ये घटना जिस तरह से घटी है कि वहां के जो भी माननीय विधायक उस क्षेत्र से एक मीटिंग कर निकलते और प्री प्लान उनकी गाड़ी को घेरा जाता है और जानलेवा हमला। मैं एक बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं कि जानलेवा हमला किया गया, जिस तरह से वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, तोड़ी गई है। आज ये चीज भी साबित होती है कि आप जहां बैठे, क्या वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, जिस तरह से आप हमला करते हैं, लोगों पर गाड़ियां तोड़ते। पहले भी बीजेपी के एक नेता आए थे, उसमें भी मास्टर जी के साथ जिक्र हुआ था, प्रदेश से उनको एक दायित्व मिला था और उनके साथ जो गाड़ियां थी उन सबको तोड़ा गया, लठ मारे गए, बदतमीजियां की गई, शीशे तोड़े गए। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसान के नाम पर जो हो रहा है वो बहुत दुखद घटना है। किसानों को बदनाम करने की एक चाल है और किसान बचका रहे हैं। विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर तो ये काम कर ही रही हैं। किसान तो नाम के रहे हैं। भाई राकेश जी को भी चुनाव की तैयारी करनी है, क्योंकि पहले उनके विधानसभा में जब जमानत जब्त हुई, फिर अजीत सिंह जी ने उनको अमरोहा लोकसभा भेजा, वहां भी उनको जमानत जब्त होगी। तो कहीं ना कहीं जमीन तो तैयार करनी है और ये बू तो आएगी और ये काम तो होना ही था। ये तो अब धीरे धीरे आप देखिए पल्लवी जी, ये तो रूप लेता जाएगा, ये तो अपना रंग दिखाना ही था जिस तरह से घट रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है यूपी सरकार की, और जो जिस तरह से घटना की जा रही है ये बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल स्वरा जी, आपने ये एक बात कही थी कि राजनेता जब जाते हैं वोट मांगने के लिए और अगर जनता गुस्साई होती है तो वो इस तरह की हरकतों का अंजाम दे देती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं सर, वो वोट मांगने तो जा नहीं रहे थे, उनका काफिला तो वहां से गुजर रहा था। उल्टा हमने ये देखा कि जो विधायक थे बीजेपी के, वो एक किसान की मीटिंग अटेंड कर ही लौट रहे थे, किसानों को समझा बुझाकर वो वापस लौट रहे थे। तो क्या अब उन रास्तों से निकलना बंद कर देना चाहिए बीजेपी के विधायक और नेताओं को, जहां पर इस तरह के लोग रह रहे हैं, भाकियों के कार्यकर्ता रहते हो, या पूरे मुजफ्फरनगर में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एंट्री बैन है? इस तरह का कुछ डिक्लेयर कर दिया है क्या आप लोगों ने? पल्लवी जी, मैंने पहले ही कोई घटना हुई है तो उसकी घोर निंदा की है कि ऐसी घटना पहली बार नहीं है सर। बात बस इसलिए है, ये मुझे टीस जो है वो इस बात की है कि पहली बार नहीं है। हम कानून को क्यों अपने हाथ में ले रहे हैं? स्वराज जी मेरी बात सुन लो एक मिनट जी। आंदोलनकारी जब आंदोलन करते हैं तो उन पे आंसू गैस के गोले, पानी की फुहारें, लठ, रबड़ की गोली, यहाँ तक कि मंदसौर में 6 किसान पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे आंदोलन के समय पे। इन्हीं की सरकार थी। हमने तो कभी इतना बड़ा गिल्ला नहीं किया। अरे भाई, ये वोट तंत्र है, जनता ने वोट दिया है, हम ही ने विधायक बनाया है, हम ही ने सरकार बनाई है। अगर सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाती है, नहीं सुनती है, तो कई बार पब्लिक का गुस्सा थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो नेताओं को सहन भी करना पड़ता है। भाई, जब आप मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, मोटा मोटा वेतन ले रहे हैं, मोटा मोटा भत्ता ले रहे हैं, देश का आधे से ज्यादा बजट इन मान्यों की वेतन, भत्ता और पेंशन में जा रहा है, जब सारे देश को ये खा रहे हैं, थाने से, तहसीलों से मंथली ये ले रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। अगर छोटा सा पब्लिक का गुस्सा फूट गया तो इतना इनको नाराज नहीं होना चाहिए। पब्लिक ने वोट भी दिया, इनको सत्ता तक भी पहुंचाया है। 8 महीने से किसान धरने पे बैठा है, 9 महीने हो गए, 600 से ज्यादा हमारे साथी इसमें शहीद हो गए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसानों की कोई मांग मानने को तैयार नहीं है। तो कई बार हो जाता है किसी का बीपी हाई हो गया होगा। और ये जब से आंदोलन चला है,
इस आंदोलन को बदनाम करने का भी किया जा रहा है। हो सकता है कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता या भाजपा के कार्यकर्ताओं की साजिश रही हो, इस आंदोलन को इस तरीका से बदनाम कराया चलिए, जाए। एक बड़ी किसान की बात मांग आपने को यहाँ पूरी पर नहीं ये कर कही है कि हो सकता है कि साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम करवाया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सभी का ध्यान इस समय अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल एक बीजेपी विधायक के ऊपर जानलेवा हमला यहां पर किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे भाकियू के कार्यकर्ता शामिल थे। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वरा जी, आपने एक बात कही कि हो सकता है इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो और आपके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही हो। इसका जवाब मैं देवेंद्र प्रमुख जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही थी। अभी आपने कहा कि ये माननीय इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं, महंगाई भत्ता इन्हें मिलता है, तमाम बातें आपकी सही है और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इन बातों से, लेकिन राकेश टिकैत अपनी जमीन जायदाद में से क्या दे रहे हैं आंदोलनरत किसानों को? क्या वो अपनी तरफ से कोई मदद पहुंचा रहे हैं? और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी नेता इस समय किसान आंदोलन को यहाँ पर दिशा दे रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, वो गरीब किसानों की मदद के लिए कितना आगे आए हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ पल्लवी जी, आज हालांकि ये एफआईआर करने की भी बात कर रहे हैं कि एफआईआर की जाएगी। एफआईआर नहीं करनी चाहिए। जो वोटर है, वोटर के ऊपर कभी भी एफआईआर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मोटा मोटा वेतन भत्ता और पेंशन मिल रही है वो हमारी वोट की वजह से ही मिल रही है। दूसरी बात जो मैं अंदेशा जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर जब पथराव किया था तो इनकी भाजपा की चेयरमैन थी, उनके हस्बैंड को पथराव करते हुए देखा गया था। एक बार गाजीपुर बॉर्डर पे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए इनका जिला उपाध्यक्ष रंगे हाथ पकड़ा गया था। भाजपा का था, पाकिस्तान के नारे लगा रहा था। मथुरा में समाजवादी के कार्यक्रम में आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नंदकिशोर गुर्जर अपने साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर झगड़ा करने के लिए आ गए थे। तो कई बार इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। वो बात मैं कह रहा हूँ। हमने तो कभी किसी पे एफआईआर नहीं कराई। हम तो आम पब्लिक के आदमी हैं। ना नंदकिशोर गुर्जर पे एफआईआर हुई, ना जो सिंगू बॉर्डर पे पथराव किया वो चेयरमैन थे भाजपा के, उन पे एफआईआर हुई, ना जो पाकिस्तान के जो के नारे लगा रहा था भाजपा का जिला उपाध्यक्ष था उस पे एफआईआर हुई गाजियाबाद का। तो हमने तो कभी किसी पे एफआईआर नहीं की। विधायक जी पे थोड़ा कीचड़ कहीं चली गई, किसी बच्चे ने कोई ईंट पत्थर फेंक दिया होगा शीशे पे, उसका इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है कि जानलेवा हमला। अरे कहाँ कोई किसी के चोट फेंक थोड़ी आई है। थोड़ा बहुत पब्लिक को गुस्सा आ गया होगा, पब्लिक ने वोट दिया है इनको। अपनी वोट को जब हम देंगे और हमें 4 साल तक 5 साल तक कोई नहीं सुनेगा तो पब्लिक के गुस्से का तो शिकार इन्हें आगे चुनाव में भी होना पड़ेगा। देवेंद्र प्रमुख जी, तैयार रहिएगा आप। और दूसरी बात ये कि हो सकता है आपके बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो और पूरा ये आप लोगों ने ही षड्यंत्र रचा हो कि किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, राकेश टिकैत को किस तरीके से बदनाम किया जाए। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए पल्लवी जी, मास्टर जी एक बहुत शानदार सुलझे हुए बहुत सम्मानित हमारे नेता हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन कई चीज जो निकल कर आई कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली भी लगती हैं। इस तरह से जिम्मेदारी के तरह से आप जो है नेताओं के नाम लिए कि जिला उपाध्यक्ष ने ये किया या अखिलेश जी की किसी सभा में जाकर किसी बीजेपी के नेता ने नारा लगाया है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। अगर किसी हजारों की लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ये नारे लगा रहा है और वो उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है या उसके साथ पुलिस की हो या पिटाई की हो, तो फिर आप जो है जिम्मेदारी क्या है? फिर तो कुछ भी हो सकता है। लाखों हजारों की कार्यकर्ताओं की भीड़ आपकी इकट्ठी और कोई भी गदर मचा के इस देश में किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ आतंकवाद फैला के कह दो कि ये तो बीजेपी के थे। अगर ऐसे थे, अगर ये चीज थी, चाहे इसमें विधायक जी हो, मैं नहीं बताने की कोशिश करता किसी को, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्वयं संगठन को आगे बढ़कर एफआईआर करानी थी, लॉज होनी चाहिए थी। और मास्टर जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कीचड़ फेंक दिया होगा, कोई गुस्सा आ गया होगा, नहीं मास्टर जी, कीचड़ नहीं, गाड़ी को तोड़ा गया, हमला किया गया, पुलिस वालों को चोटें लगी हैं, वर्दी फटी है, बहुत मुश्किल से जान बची है। और फिर मैं याद दिला देना, 100 से ज्यादा वो सैनिक थे, वो सिपाही थे, किसानों के बेटे,
जो मुजफ्फरनगर की जमीन से बिलोंग करते थे, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, उनको गंभीर चोटें आई थी लाल किले की घटना में। ये बात छोटी नहीं रही है। जब किसी धरने में बलात्कार हो जाए, जब किसी धरने में मर्डर हो जाए, तो धरना नहीं रहा, राजनीति से संबंधित वो क्राइम हो चुका है। और माननीय अगर इस तरीके का कोई किसी के खिलाफ कोई गड़बड़ की है, संगठन में की हो, मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ। अब सरकार से भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो दोषी हैं वो जेल जाने चाहिए, क्योंकि अगर सरकार भी किसानों की तरह माफ करेगी तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर बचेगा, कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे देश चलेगा? ये तो अराजकता का माहौल आ जाएगा, तो सपा बसपा जैसी स्थिति हो जाएगी। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं बसें जलाना, ट्रकें जलाना। कम से कम यूपी में तो ये संभव नहीं है। यूपी तो इसे सहन नहीं करेगी, क्योंकि यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बहुत वो तो कह रहे हैं ना कि अभी तो आने वाले समय में चुनाव भी है, अभी तो आप जाएंगे वोट मांगने, तब आपको इससे भी ज्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है, तो आप अभी से तैयार रहिए उसके लिए। नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मुझसे, मैं जवाब दे देता हूँ। उसकी हमें कहीं टेंशन नहीं। आज भी हमारे माननीय विधायक जी किसान पंचायत कर देखिए, बड़ी बात बता रहा हूँ, नोट कीजिए, किसान पंचायत कर सफल कर वापिस लौटते हुए पर हमला हुआ है। किसानों के बीच में गए थे। और एक चीज और क्लियर करता हूं कि राकेश जी का संगठन का डर यह है कि आने वाली 16 तारीख से हम किसान चौपाल पूरे प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री जी 24 तारीख तक हर गांव का, क्षेत्र का, विधानसभा का दौरा करेंगे, किसानों की बात सुनेंगे और किसानों के लिए कार्य करेंगे। फिर कहता हूं कि 99.9 किसान खेत खलियान में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और 19 चौपालों में देखना आप, किसान शामिल होकर उनको सफल कर रहे हैं। ये डर रहे हैं, इनका लास्ट है। जनता इनको पहचान चुकी है कि राकेश भाई की दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। दुकान का बंद होने का टाइम आ गया। आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि आप 100 से 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। धरना प्रदर्शन में आपने कितना काम दिया है, कितने लोगों को खाना दिया है, कितने लोगों के लिए काम किया है? जैसे आप ऊपर एलिकेट कर रहे हैं कि वो माननीय तनख्वाह लेते हैं, ये वो सरकार से, आप किसानों के लिए कहां से संपत्ति कैसे आई है, उसमें से कितना आप दाम दे रहे हैं? ये बनता है ना, आपके पास है तो दीजिए, आप साबित कीजिए कि मेरे पास तो 80 करोड़ या 100 करोड़ की संपत्ति मैंने 40 करोड़ किसानों को दे दिया। मेरे लिए तो 2 करोड़ 4 करोड़ फिर बहुत है, बड़ा परिवार है, खाएंगे कमाएंगे, हम बने ही किसानों के लिए हैं। तो मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूं, मैं सच के साथ बोलता हूं हमेशा चैनल पर। तो ये जो दिशा भटकाने की है पल्लवी जी, मैं मास्टर जी को निवेदन के साथ कहूंगा कि मास्टर जी दूध का दूध और पानी का पानी हो, यह डिबेट ईमानदारी से हो। मैं कई बातों से आपकी उसे सहमत होता हूं, चाहे वो सरकार के तेवर की हो, विपक्ष की हो। आज जो घटना हुई है, आप पे भी, आपको भी उस पर बोलना चाहिए कि ये घटना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। आज किसान भाई कर रहे हैं, तड़गी दूसरे भाई करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रदेश में सरकार बहुत स्वस्थ और ईमानदारी से चल रही है। किसानों की बात बस मानिए सारी, मैं नहीं कह रहा, मैं सारी बात मानिए, और कोई मनवाने की बात है तो सुनने को तैयार है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आज घटना घटी है। तो देवेंद्र प्रमुख जी, फिर क्या माना जाए, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी सर? और कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा? क्योंकि वो वहाँ दिल्ली में बैठे रहेंगे, वो बॉर्डर पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे जब तक आप उनकी बात नहीं सुन लेते, और उनके कार्यकर्ता इसी तरीके से अपना गुस्सा निकालते रहेंगे। तो बात तो यही है ना सर, पूरी चीजें आप ही समेट पाएंगे। ये जो भी इस समय देख रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं आपके ही हाथ में इसकी डोर है कि आप किस तरीके से इन्हें समेट पाते हैं, किस तरीके से लोगों को शांत कर पाते हैं। प्रमुख साहब। पल्लवी जी, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ इस बात के लिए। मैंने तो इससे ज्यादा और क्या आप मुझसे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैनेज है सब कुछ। जिस तरह से मैंने कहा, जब मैं बोल रहा था कि पिछली बार हमारे भाई जो है राकेश टिकैत जी हमारे क्षेत्र से भी हैं, और मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये पश्चिम की जमीन है, और मैं भी यहीं से आपको इत्तेफाक से बताता हूँ कि बिलोंग करता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से मुजफ्फरनगर, बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, किसान का, खेत का, खलियान का पूरा मैं प्रत्यक्ष में नॉलेज रखता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं कि मेरे भाई 2 बार ट्राई कर चुके हैं राष्ट्रीय लोकदल से मिलकर। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, तब उनकी जमानत जब्त हुई। अजीत सिंह जी ने फिर उन पर दया दिखाई और स्वयं को बचाने के लिए फिर लोकसभा भी उन्हें लड़ाया,
और तीसरी तैयारी फिर वही है। फिर कह रहा हूं कि जैसे किसान भाई पहले टोलों से उठकर या बीच धरना से उठकर भागे थे गालियां देकर, फिर टिकट का राकेश जी का टिकट होने के बाद ये राजनीति दूसरा रूप ले जाएगी और ये वहीं खत्म होना धरना। और जब तक चुनाव है, जब तक ये धरना चलता रहेगा और टिकट और समझौते तय होने के बाद ये स्वतः ही खत्म होगा। ठीक है स्वराज जी, आपका कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वराज जी, आपका ही हम यहाँ रुख करना चाहेंगे। बोल रहे थे अभी देवेंद्र प्रमुख जी कि एक बार आप पंजाब और यूपी का चुनाव तो खत्म होने दीजिए, ये धरना भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। स्वराज जी। पल्लवी जी, पहली बात तो 6 महीना चुनाव के रह गए हैं यूपी के। हमारे प्रमुख साहब देवेंद्र प्रमुख साहब जो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ना कोई देश में दोष नहीं है। अगर पार्टी से भी टिकट न मिले तो निर्दलीय भी चुनाव लड़े जाते हैं। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं राकेश टिकैत जी की जमानत जब्त हुई, तो कभी भाजपा की भी शुरुआत में जब पार्टी खड़ी थी तो 2 ही सीट आई थी पूरे हिंदुस्तान में। इस बात का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी जो कहती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। अच्छों की जमानत जब्त हो जाती है। ये लोकतंत्र देश है, जनता का देश है, जनता की अनहोनी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, हमने जब हमारे मंदसौर में 6 किसान भाजपा की गोली से शहीद हुए, वो दूसरी दुनिया में चले गए। हमने तो जब FIR नहीं कराई। सिंगू बॉर्डर पे इन्होंने पथराव कर लिया, हमने जब FIR नहीं करी। गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने आके हम पे लठ हो जा लिया, जब हमने FIR नहीं की। राकेश टिकैत पे 2-4 बार खुद हमला हो लिया उनकी गाड़ी पे, जब उन्होंने कहीं FIR नहीं कराई। अगर ये देश के किसानों पे FIR करने का काम करेंगे तो इनको आने वाले समय में FIR जो किसान को ये जेल भिजवाने का काम करेंगे तो देश का किसान भी इनको सत्ता से उतारने का काम करेगा। ये अहंकार का, राम का मैंने पहले ही बताया, हमेशा बह रहा है भगवान श्री राम इस पार्टी का अहंकार जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि इनको रामर से भी बड़ा अहंकार आज मद हो गया है। प्रभुता पाता है मद नहीं, ऐसा जग में जन्मा को नहीं। आज इनको प्रभुता है, प्रभुता में अंधे हो गए, मद में हैं और ये गूंगे बहरे हो गए। ये किसानों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बेरोजगारी सिर पे, महंगाई कितनी बड़ी, कृषि लागत बढ़ गई, कृषि की फसलों के मूल्य वहीं की वहीं रह गए। MSP 6% से ज्यादा किसानों को नहीं मिल पा रहा। किसानों की फसलों की लूट हो रही है, किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। किसान इनके सामने झोली फैला के खड़ा है। इन्होंने भिखमंगा बना दिया, जो सबसे ज्यादा सर्दी बरसात और गर्मी में अपना खून पसीना बहा करके खेती से सोना उगाता है, उसको आज इन्होंने बना दिया है, दर दर पे भीख मांगने के काबिल कर दिया है। तो भाई वो किसान इनको कभी माफ नहीं करेगा, जो बार बार 6,000 रुपया दे करके किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। अरे 6,000 रुपए में तो विधायक जी के बूट पालिश होते हैं एक बार में। 6,000 रुपए की सेविंग बनती है विधायकों की। तुम 6,000 रुपए में हमारे साल का खर्चा दे रहे हो। भाई कहाँ सो रहे हो, कौन सी दुनिया में सो रहे हो, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? क्या जरूरत है किसान को 6,000 रुपए लेने की? अगर उनकी फसलों का उन्हें लाभकारी मूल्य मिल जाए, देश में किसान आयोग का गठन हो जाए, MSP गारंटी कानून बन जाए, तो भाई इस देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं रह गई है। हाँ, इन्होंने प्रयास किया है कि देश का किसान अनपढ़ रहे, क्योंकि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सरकारी स्कूलों में इन्होंने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है। सरकारी स्कूल डंप हो गए हैं, बिल्कुल उनमें शिक्षा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। इन्होंने देश की जनता को इतना बर्बाद कर दिया है। ना हमको स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना हमें हमारी फसलों का मूल्य मिल रहा है। अरे भाई कहाँ जाएं, किससे गुहार करें? देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। अरे भाई तुम लोकतंत्र देश है, वोटतंत्र देश है, लोग यहाँ सरकार चलाते हैं। अगर तुम लोग की कीमत नहीं समझोगे तो इसका भुगतान तो देवेंद्र प्रमुख जी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा आपको।
चलिए स्वराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र प्रमुख जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपने सारी बातें सुन ली होंगी स्वराज जी की, और उन्होंने कुछ बातें सही भी बोली हैं सर। महंगाई को लेकर, फसलों के दाम को लेकर जो कुछ भी समस्या किसानों के सामने बनी हुई है, उनका समाधान कैसे निकलेगा। और अभी वर्तमान समय में तो महंगाई से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन वृद्धि होती रहती है, उससे भी किसानों को परेशानी हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जब तक जो है खाद की कमी बनी रहती है, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा यहाँ पर देवेंद्र प्रमुख जी? देखिए पल्लवी जी, आपने कहा महंगाई का डीजल का जितना भी है, पेट्रोल का, ये सब चीज हम देख रहे हैं, इसका सामना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और भी याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कई डिबेट्स के माध्यम से बात आई है महंगाई की। महंगाई तो इस देश में अब से पहले भी आई है। और एक चीज बड़ी बात ये रही है पल्लवी जी, कि इस देश में आज हम पेट्रोल डीजल पर बात कर रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के बजाय जो स्थिति वैश्विक महामारी में वर्ल्ड में पूरे अंदर विकासशील देशों में भारत की रही है। WHO के माध्यम से जो बड़ी बड़ी घटनाएं, जो बड़े बड़े बयान आए थे कि भारत जो है सबसे बड़ा देश है विकासशील के मामले में, और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति रहेगी, और बहुत डराया गया। लेकिन हमने एक ऐसे अपने आप को साबित और स्थापित करते हुए विकसित देशों के लिए मिसाल कायम की है। लड़ाई लड़ी है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने जो हम पर उंगली उठाते हैं बिगर कोई लड़ाई लड़े, इस देश में अब से 10 और 15 साल पहले 100 रुपए किलो प्याज, 150 रुपए किलो टमाटर और 200 रुपए किलो दाल दलहन बेच दिए हैं। तब कौन सी ऐसी आफत आई थी? तब कैसे नहीं इन्होंने आत्महत्या करी थी, या प्लान नहीं करे थे, या ड्रामे नहीं भरे थे? आज तो पूरी दुनिया को पता है कि डीजल पेट्रोल क्यों मंदा है। उस समय क्या स्थिति आई थी? और पल्लवी जी, एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में 100 के करीब समथिंग डीजल पेट्रोल पहले और सरकारों में रह चुके हैं, जब वैश्विक या कोविड नहीं था। तो इससे ज्यादा क्या स्पष्ट होगा? नहीं तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महंगा नहीं है ना सर। कच्चे तेल की आप कीमत बताइए ना, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अभी हमारे देश में कितनी कीमत चल रही है। मैं मान रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, सच्चाई निकल गए। अगर मैं कच्चे तेल की कीमत का आपसे जिक्र करता हूँ, आप कहते हैं कि आप डिबेट के माध्यम से कहते हैं कि कच्चा तेल मंदा है और उसके रेट जो सस्ता है देश में, और हम महंगा तेल जो है उस पर सब्सिडी या डीजल पेट्रोल पे ज्यादा ले रहे हैं, तो उसके लिए ही तो मैंने आपको जवाब दिया है। मैं कह रहा हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस तरह से हमें स्वास्थ्य को लेकर और खाद्यान्न पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ी है, कोई जीडीपी नहीं देश की, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे सिस्टम नहीं बचे जहां से रेवेन्यू आना था, सरकार को टैक्स मिलना था। सब रास्ते बंद होने के बाद हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न, गेहूं, अनाज, खान पीने की चीजों की व्यवस्था करनी थी। हमें लगभग 60 से 50 करोड़ लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, वो भी फ्री करनी थी, और वो भी बहुत महंगे स्तर पर करनी थी, जिसमें हमें भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ी है। दोनों काम हमने किए हैं सरकार में रहकर। तो बड़ी बड़ी जो है हमारे सामने आफतें आई हैं, सब पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और फिर भी हम जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं। तो विपक्ष को बधाई देनी चाहिए। ऐसे टाइम पे कम से कम कुछ तो शर्म करें कि झूठ तूफान बोलकर जनता के इस खराब समय का फायदा न उठाएं। आज पूरी दुनिया आफत में है, उन लोगों को अच्छे रास्ते बताएं, अच्छी सीख दें, अच्छे सीख दें, ना कि भड़काएं। चलिए अब सर ये बताइए, जो आज यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ, उसके बाद आपके विधायक और नेता अब वहां जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे कि ईंटें बरसाई गई हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो ईंट किसी के भी सर में लग जाती तो बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी। इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे इस इलाके में? और यहाँ पर पहले ही कह दिया था ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद आता है तो हम इसी तरह का रवैया अपनाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन किया पल्लवी जी, मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि अंदर की बात है, लेकिन जब डिबेट्स में आपने जिक्र किया है तो मैंने पीछे भी जिक्र किया था। अब मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हम आने वाली जो 16 तारीख है ना, इसी 16 अगस्त से और लेकर 24 अगस्त तक मैंने आपको कहा हर विधानसभा कोशिश करेंगे, हर गांव में, और वो भी माननीयों के साथ। कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, माननीय सांसद होंगे, क्षेत्रीय नेता होंगे और आम किसान जन चौपाल के माध्यम से
हर व्यक्ति से वार्ता करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनमें जो कमी लगेगी उनको ठीक और सुधार करेंगे और अपनी नीति उन तक पहुंचाएंगे। जिसमें ताकत हो, जो रोक सकते हो और जिन्हें विपक्ष करना हो वो रोक सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि जैसा हमला आज हुआ है वो उत्तर प्रदेश में एक कलंक हो सकता है और भोले भाले किसानों की ओर में आड़ लेकर वो क्रिमिनल लोगों का एक प्लान था जो बचने नहीं पाएंगे। अगर ये घटना दोबारा दोहराई जाएगी तो उसका मौका नहीं दिया जाएगा और इसके दोषी भी पल्लवी जी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि किसान चौपाल को संबोधित करने के बाद माननीय के विधायक जी आ रहे थे तब उन पर हमला हुआ, ना कि किसानों ने हमला किया। किसानों ने तो उनकी बात सुनी थी, चौपाल सक्सेस हुई थी, लेकिन विपक्ष के लोगों को लगा कि उनके लिए कुछ नहीं बच रहा, इसलिए उन्होंने माननीय पर हमला कर दिया और नैतिकता को तार तार किया है। ठीक है, इस समय एक और मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन रावत जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आवाज मिल रही है सचिन जी आपको? सचिन रावत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सचिन रावत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र प्रमुख जी, जो अभी आप कह रहे थे कि 16 तारीख से आप लोग कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र और गांव में किसान पंचायत का आयोजन किया जाए, बातचीत की जाए, माननीयों के साथ आप जाएंगे, ऐसा ही कुछ प्रयोग आप लोगों के द्वारा हरियाणा में भी किया गया था। हालांकि वो प्रयोग कितना सफल रहा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि यूपी में ये प्रयोग सफल हो पाएगा? पल्लवी जी 100%। मैं 99 की बात नहीं कर रहा, 99 की नहीं कर रहा, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ। 100% सफल है, सक्सेस है, क्योंकि आज भी हम व्यक्तिगत तौर पर किसान भाइयों से बात करते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं और किसान भाई इस चीज को समझ रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि बॉर्डर के माध्यम से या जिस तरह से धरना प्रदर्शन में हो रहा है वो किसान नहीं है। किसान भाई इस काम को नहीं करते। किसानों को पता है कि हमें करना क्या है। विरोध का, प्रदर्शन का एक तरीका है, वहां तक वो चीज मान्य है, लेकिन जिस तरीके की घटना घट रही है ये किसानों का काम नहीं है। ठीक है, सचिन रावत जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, यूपी के मुजफ्फरनगर में आज जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। और सवाल सीधा सा है, जब कानून का हमारे यहाँ पर इतना अच्छा खासा प्रभाव है, कानून व्यवस्था जब है, तो उसके बाद इस तरह का उन्माद मचाने की कहाँ जरूरत आन पड़ी है? देखिए, अच्छा सवाल पल्लवी जी पूछा आपने, लेकिन ये तो ट्रेलर है, क्योंकि इनके जो विधायक जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं उसमें जनता ऐसे ही स्वागत करने वाली है, क्योंकि इन्होंने किसानों पे जो कुठाराघात किया है, बिना कोई चर्चा किए, बिना बातचीत किए हुए इन्होंने 3 काले कानून थोप दिए। तब इनके जो विधायक हैं उनका ऐसे ही स्वागत होगा। अभी तो जनता के सामने इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मंत्रियों का जो जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी उसमें ऐसे ही स्वागत होगा। और निश्चित तौर पे 2022 का जो चुनाव होगा, हमारा यही किसान भाई जिसके भविष्य को आपने चौपट किया है, यही आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि निरंतर आप लोगों ने किसानों के साथ में जो छलावा किया, ठगा है, उसका बदला ये आने वाले समय में यही जनता लेने वाली है। क्योंकि जिस तरह से आपने किसानों को रुलाया है, 800 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। मैं तो उनको शहीद कहूंगा, आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ करके लड़ते हुए। आज तक उस पर कोई भी बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी, विपक्ष में हम लोग हैं, हम लोग सरकार से सवाल करते हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे सरकार से कह रहे हैं किसानों पे चर्चा करिए, लेकिन सरकार की अहंकार देखिए, और वो इतने अहंकार में, इतने मद में है। जब अहंकार रावण का नहीं हुआ तो मोदी जी आपका भी नहीं अहंकार होगा, क्योंकि जनता हर बार जिताती है। यही किसान भाई आपको 2014-19 में वोट दिए थे। ठीक है सचिन जी, आप प्रोवोक कर रहे हैं हिंसा के लिए, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर, कि आप ऐसे ही हिंसा? नहीं, मैं हिंसा को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं तो जनता के गुस्से को देख रहा हूँ कि जनता के साथ में आप लोगों ने जो छलावा ठगा है। क्योंकि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक बात जरूर कही थी कि आप लोग ऐसा मत करिए कि जनता आपके कपड़े उतारने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि आपने उसको खून के आंसू रुलाए हैं। यही किसान भाई जब अपने खेत में जाकर फसल उगा सकता है तो आपकी फसल जरूर काट सकता है। इतने दिन आप लोगों ने उनको खून के आंसू रुलाए हैं, तो आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालिए। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने
तैयारी की है आपको किस किस रूप में आशीर्वाद दे। मैं तो कहना चाहूंगा देवेंद्र प्रमुख जी बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे थे, विपक्ष की बातें। अरे आपके पास में अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके जनता से ही सवाल करिए। आप तो देख रहे हैं कि जनता कैसे आपका स्वागत कर रही है। 22 का चुनाव इस बार बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बंगाल में आपको तस्वीर दिखा दी, अब 22 में आपको तस्वीर दिखाएगी, 24 में आपकी विदाई जरूर तय होगी। ये भी मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी, 2024 तक की योजना है यहाँ पर? नहीं मिल पा रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता की जी, कि उनका क्या क्वेश्चन सवाल था, तो आप मुझे थोड़ा सा एक वो बार कह दोहरा रहे थे कि इसी तरीके से आपका स्वागत होगा। आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, आप जहां जहां जाएंगे इसी तरीके से जनता आपका स्वागत करेगी। जो मुजफ्फरनगर की तस्वीर आज आपने देखी, अब आपको हर जगह देखने को मिलेगी। साथ ही वो कह रहे हैं कि इस बार का यूपी चुनाव काफी अहम होने वाला है और इस बार आपकी विदाई तय है और 2024 में भी आपकी विदाई तय है। अच्छा है, उनके लिए सपना देखने का अधिकार है, लोकतंत्र में देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुरे दिन आए, बहुत लंबा समय हो गया है। वो भी कहीं ना कहीं सपना देखे। पर यूपी की बात तो छोड़े, अभी कम से कम तो उन्होंने ठीक किया, 2024 का जिक्र किया, क्योंकि 22 में तो कहीं उनकी गिनती नहीं है। 22 में तो अब उनके 2 लौंडे वाला मामला भी फेल हो गया कि साइकिल की सवारी और हाथ का पंजा, तो सवारी बच रही है और वो पंजा हट गया उसमें से शायद। तो कांग्रेस को तो जो है सोचने की जरूरत नहीं है, और 22 पे चर्चा नहीं कर रहे, अच्छी बात है। 24 की भी तैयारी करें, क्योंकि 22 में सब कुछ निपट लेगा। उसमें कांग्रेस भी सपा बसपा के साथ शायद जो है जो उन्होंने जोड़ तोड़ किए हैं वो सब धरे रह जाएंगे। वो तो हम देखी जाएगी जो भी है। पर जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि स्वागत भूल रहे हैं, वो जिस तरह से हुआ स्वागत में प्री प्लान था, कुछ लोग थे, वो तो इलाज हो ही जाएगा। जो इस तरीके की घटना करते हैं, किसानों के साथ करो या आम जनता के साथ करो, या वो बसें फूको या सड़कें तोड़ो, ये यूपी में हो नहीं पाएगा। ये यूपी में बंद हो चुका है। तो रही स्वागत की बात, तो हमें पता है ना स्वागत कितना होता है। आप एक बार हमारे साथ चलिए। हम कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज कर रहे हैं कि हम मुजफ्फरनगर की जमी पर बैठे, जिस गांव में चाहे वो जैसे चाहे, किसानों में उनके माला डलवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा उनके सामने लगवाएंगे। आप एक बार देखिए, चल के पता लगेगा स्वागत कैसा होता है। हम ही बताएंगे आपको, वीडियो फुटेज 16 के बाद भेजेंगे। हमने कहा पल्लवी जी पहले ही कि आप 16 के बाद देखना हमारी जो किसान सम्मान यात्रा, जन यात्रा नहीं, स्पेशली किसानों के लिए लगने जा रही है, उसके बाद देखना आप क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, बताइए सचिन रावत जी। पल्लवी जी, मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा कि एक विधायक जी के कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। एक गांव के दौरे पे गए थे, लेकिन जनता ने क्या किया, जो गांव की नाली थी उसमें विधायक जी को दौड़ाया गया था कि विधायक जी आपने इतना विकास किया है कि पानी घुटनों तक है, तो आप विधायक जी स्विमिंग पूल में चल के देखिए। तो ये तो विधायकों का काम है। इस वजह से जनता उनको खुद ही आशीर्वाद दे रही है। अब कितनी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल लीजिए, अहंकार देखिए एक समय सीमा तक होता है, उस अहंकार का अंत जरूर होता है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जनहित के मुद्दों पे वोट करेगी, क्योंकि 2017 में आपने शमशान कब्रिस्तान में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, धार्मिक उन्माद फैला करके बांट दिया, ध्रुवीकरण करके बांट दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, जो आप लोगों ने जो मूलभूत सेवाएं नहीं दी, कोरोना काल में हमारे लाखों लाख लोग शहीद हो गए क्योंकि आपकी निकम्मी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था निकम्मी थी। हम लोगों को बेड नहीं मिल पाया, ऐसे लोग जो थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उन्होंने दम तोड़ दिया। सचिन जी बीच में रोक रही हूँ आपको आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन रावत जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए पल्लवी जी, मैं यही कह रहा था कि आप लोग लगातार किसानों के साथ में ऐसा व्यवस्था बनाई जो व्यवस्था उनके भविष्य को संकट में डाल दिया। आपने जब अडानी ग्रुप के गोदाम बना दिए, प्राइवेट गोदाम बना दिए, उसके बाद में आपने किससे पूछा कानून बनाने के लिए? आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जब किसानों के खिलाफ आपने कानून बनाया, सबसे पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर रैली के जरिए इस 3 काले कानून का विरोध किया। उसके बाद में पूरे देश का किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ।
800 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहादत दे दी, क्योंकि इनकी निरंकुश सरकार से लड़ते लड़ते। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान भाई एक फोन की दूरी पे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक वो फोन क्यों नहीं मिलाया? लगातार चर्चा को तैयार थे किसान साथी, उनका बस एक ही मूलभूत सेवाएं सिर्फ 3 थी कानून में। एमएसपी को तय करना, आप लोगों ने जो अनाज की मंडियां खत्म कर दी है उसको तय कर देना, आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी है उसको हटा देना। ये 3 काले कानून के यही तो 3 पहलू है कि आप इस काले कानून को रद्द करके नया कानून बना दीजिए। अभी टिकैत साहब लखनऊ आए थे, उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने जो कानून बनाए हैं इस 3 काले कानून के खिलाफ अगर हम लोग लामबंद हो रहे हैं, हमने बंगाल का आईना दिखाया, अब उत्तर प्रदेश में दिखाने वाले हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि किसान आज आंदोलित है, विपक्ष तो लगातार किसानों के साथ में उनकी आवाज उठा रहा है, लेकिन इस सरकार को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया है, वो 3 काले कानून के साथ में है। हमारे किसान साथी शहीद पे शहीद होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही विधायकों का स्वागत होगा। अभी तो 150 विधायकों की जो फेयर लिस्ट एक जारी की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 150 विधायकों का टिकट काटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। तो ये तो उनका आंतरिक मसला हुआ ना कि किसका आप टिकट काट रहे हैं और किसका नहीं काट रहे हैं। काम के आधार पर टिकट काटा जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 24 का काटा जाए। और खुद मुख्यमंत्री जी जो विधायक नहीं है लेकिन विधान परिषद के जरिए आ गए, लेकिन उनको भी ये झूठ बोलने की जो आदत पड़ गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जब कहते हैं हमने कि धान किसानों का जो मूल्य है वो हमने समर्थन मूल्य के जरिए 1800 रुपए का दे दिया, लेकिन किसान भाई अभी भी 800 रुपए किलो का बेच रहा है धान। तो आज जो है ये विरोधाभास क्यों है? 1000 का जो बिचौलिए जो खा रहे हैं आपकी सरकार में बैठे, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो करप्ट और भ्रष्टाचार सरकार इस समय काम कर रही है, उसी का जीता ज्यादा उदाहरण है कि मुजफ्फरनगर हो गया, अमरोहा में एक जगह स्वागत विधायक जी का हुआ, इनके विधायक खुद चिट्ठी लिख रहे हैं। सीतापुर के राठौर साहब लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हरदोई के विधायक श्याम सुंदर जी वो लगातार सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं। हरदोई के सांसद ब्रजेश पाठक जी ने कई बार चिट्ठियां लिखी सरकार को, लेकिन सरकार पता नहीं अपने लोगों को नहीं सुन रही है, जनता की तो सुनना दूर की बात है। और जहां तक विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद है, तब भी सर विपक्ष की बात तक नहीं सुनना है। तो ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकता है। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी, अहंकार आपका ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, किसानों की बातें तो आपको सुननी ही पड़ेंगी। देखिए पल्लवी जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ जी कि अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कर भी नहीं है। हम तो वो जमी से उठे आदमी हैं, जमी से उठे व्यक्ति हैं, जमी से उठे वो नागरिक हैं जो 2 से 2 करोड़ हुई और 2 करोड़ से आज 20 करोड़ हुए। तो हमारे अंदर कहाँ अहंकार होगा? हम तो किसान की पृष्ठभूमि है, किसान से निकला हुआ हमारा डीएनए है और पूरी पार्टी ही किसानों की है। लेकिन कुछ लोगों के जो है ना बदलने का सिस्टम है। अभी कानून की बात कर रहे हमारे मित्र, पहले तो कौन कौन से कानून है पूरा आप उनका जो अमली जामा पहना लो, तैयार कर लो, फिर उसमें काला क्या क्या है उनकी एक लिस्ट बना लो, ये काला वो काला वो सफेद क्या, फिर बता दो। और फिर उनका ध्यान करने के लिए मैं एक चीज कह रहा हूँ कि चैनल पर बैठे झूठ बोले तो ऐसा बोले जो निभ जाए दूध में पानी की तरह। ऐसा नहीं 800 रुपए धान की बात कर रहे हैं आप, क्या धान की फसल बंद है कहीं नहीं बिच रही, लेकिन आपको अगर 800 रुपए में धान कहीं से 10-20 हजार क्विंटल हो तो हमारे लिए आप तय करा दीजिए। हम सरकार से बात करके आपकी धान को खरीद कर, क्योंकि हमें फिर भी फ्री अनाज और चावल देना है, अभी हमें वो नवंबर तक देना है। सरकार के कहीं काम आ जाएगा अगर कहीं राहुल बाबा के गोडाउन में ऐसा धान पड़ा हो जिसे आप 800 रुपए 700 रुपए में या 900 रुपए 1000 में भी सरकार को दे दें, तो आप जो है सचिन जी राहुल बाबा से बात कीजिए, हम सारे धान को आपकी को खरीद कर हमारे हुए हैं। बात कर रहा हूँ गरीबों में ज्यादा संख्या में करेंगे। अगर मैं आपने दे दिया कहीं ना कहीं आप जो भला करने के लिए आगे बढ़िए, ये मुंगेर वाले सपने छोड़िए। किसान को कहीं नजदीक कर भी नहीं है, आपके यहाँ तो विदेशी डीएनए की बात है।
कहाँ तक किसान का राहुल बाबा हो जाएगा, लो, किसान गुलाम नहीं होगा। कौन से समय में पूछा है? आप किसान लड़ाई एक लड़ना कब लड़ेंगे? बताओ में धान कब लगता है? बताओ में गन्ना कब लगता है? बता दीजिए एक मिनट में। चैलेंज कर रहा हूँ मैं। झूठी लड़ाई कब तक लड़ोगे आप लोग? कब तक बहकाओगे? वैक्सीन नकली है, वैक्सीन बीजेपी की है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अरे 60 साल में जो आप लोगों ने किया है, जो खा गए उसी को खत्म करने के लिए तो कानून लाए गए हैं। और 99.99% से ज्यादा किसान खेत खलिहान में अपना काम कर रहा है। आपको दर्द हो रहा है। एक जगह से अनाज उठा जो है इस तरीके के बरगलाएंगे, वैसा किसान नहीं है मित्र। अब किसान सब समझता अच्छा, ठीक है है। और वो भारतीय जनता पार्टी ठीक के है, साथ खड़ा है। सचिन रावत जी, किसान आंदोलन में तो फूट पड़ती हुई भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है सर। बिल्कुल मानगुट नहीं जो है, पल्लवी जी। भाकियू मानगुट है, बात तो सुन लीजिए, पूरा सवाल होने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरी बात आप सुन सकते हैं सर। जो मानगुट है वो तो साफ तौर पर राकेश टिकैत पर आरोप लगा चुका है कि राकेश टिकैत तो सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। चढ़ूनी जो खुद को वैसे ही अलग कर चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अब किसी भी बैठक में भी शामिल नहीं होता। अब ये तो सभी अलग अलग हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले एक और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्वराज सिंह जी, आप भी उन्हें जानते होंगे। उन्होंने तो कहा है कि किसान, हम पूरा कृषि कानून नहीं रद्द करवाना चाहते, 3 मांगे हैं हमारी। और राकेश टिकैत कहते हैं कि पूरा कृषि कानून रद्द करो। वो तो खुद ही एक मत नहीं है सर। देखिए पल्लवी जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, हर किसान के संगठन बने हैं। 1400 से ज्यादा किसान संगठन पूरे देश में हैं। हाँ। और किसान संगठन जो होता है वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार चीजें डिवाइड करता है। लेकिन अगर हर संगठन, किसान संगठन सरकार के खिलाफ होकर के और यही कह रहा है ना कि ये 3 काले कानून वापस कर दीजिए। आप लोगों ने 17 बार चर्चा की, क्या निष्कर्ष निकला है? सबसे बड़ी बात तो यही है। हम तो कह तो रहे हैं कि किसानों के साथ में आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं और कोई भी पहल क्यों नहीं निकल के आती है। लेकिन अभी तक हमारा किसान 700 ज्यादा शहीद हो गया। जब लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि के लिए पूरा सदन किसान भाइयों के साथ में आ जाए और उनकी श्रद्धांजलि दे दे, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निकम्मे हैं वो लोग हंस रहे थे हमारे किसान भाइयों की शहादत पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसानों का जो अपमान लगातार किया जा रहा है, हम उसके साथ में हैं। हम किसानों के साथ में है और किसान जो भी मांग उठाएगा हम उसके साथ में उसका साथ देंगे। यही किसान भाई बंगाल में जाकर के आपकी सरकार को गिराने का काम करता है। उसके बाद में उनकी यही सरकार थी भी नहीं बंगाल में आपकी सरकार को गिराने का काम जरूर करेगा। कहीं ना चलिए, कहीं कोई इन्हीं की नहीं। अब सरकार ये है। तो चलिए चुनावों में देख लेंगे क्या रहता है, किसान आंदोलन का कितना असर यूपी के और पंजाब के चुनावों पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और एक बीजेपी विधायक के ऊपर हमला तक किया गया। हालांकि इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है। देखने वाली बात रहेगी कि कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मसले पर होती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।